अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो दोस्तों आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और साथ ही साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पीडीएफ के लिए, इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा, वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार बोल दीजिए मैसेज में, सभी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं लाइव? ओके, चलिए फिर आज की क्लास को बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, पेरोक्सिसोम ध्वनि होते हैं, किसके होते हैं ये? ऑक्सीय एंजाइमों के, या अपचयी एंजाइमों के, या पॉलीसैकेराइड्स के, या फिर डीएनए के। तो पेरोक्सिसोम ध्वनि जो होते हैं बच्चों किसके होते हैं ये? तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोग का आंसर सही है और ये आपके पैरामेडिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो पेरोक्सिसोम ध्वनि जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऑक्सी एंजाइमों के होते हैं। देखिए आप समझ सकते हो इस तरह से कि यह जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, है ना। ये पेरोक्सिसोम ध्वनि जो है ये कैसे होते हैं? ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। और कभी कभी स्टूडेंट ये भी पूछ लेता है पेरोक्सिसोम के खोजकर्ता कौन है? पेरोक्सिसोम के खोजकर्ता कौन है बच्चों? तो याद रखना है कौन है, ये है टॉलबर्ट। टॉलबर्ट, ठीक है। इन्होंने कब खोज की थी? तो 1963 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। ठीक है, यानी प्रश्न यह है कि पेरोक्सिसोम के खोजकर्ता कौन है? टॉलबर्ट हैं। इन्होंने कब खोज किया था? 1963 ईस्वी में किया था। ये है क्या? तो यह एक सूक्ष्म कोशिकांग अंग होते हैं और ये कोशिका में पाए जाते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, यानी ऑक्सी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, वह फलीदार पौधा जो प्रोटीन एवं तेल दोनों के लिए उगाया जाता है तथा दूध का विकल्प भी है ना। जल्दी से बता दीजिए, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। हाँ जी, ऑप्शन है कैजेनस केजान, साइसर एंटीनम, ग्लाइसिन मैक्स, या विग्ना रेडिएटा। जल्दी से आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, ये भी आपके पैरामेडिकल का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। हाँ जी, वह फलीदार पौधा जो प्रोटीन और तेल दोनों के लिए उगाया जाता है और ये दूध का भी एक सब्स्टिट्यूट है, विकल्प है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो कौन सा है ये पौधा? ये है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, बात आई है प्रोटीन की, तो आपके एग्जाम में पीएमडी में क्वेश्चंस पूछा गया था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से, ये 2020 का ही क्वेश्चन है बच्चों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दो रोग फेमस हैं, आप बताइए उन दोनों रोगों का नाम। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज होता है बच्चों? हाँ जी, तो ये कौन सा? देखिए, एक है मरामस, नाम सुने होंगे आप लोग, मरामस, और एक है क्वासियोरकर। ठीक है, वेरी गुड, हाँ जी, क्वासियोरकर। तो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। एक होता है मरामस, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, और दूसरा जो रोग है मरासमस, हाँ, और दूसरा जो रोग है बच्चों वो है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, मरासमस और दूसरा क्वासियोरकर। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स पाया जाता है बहते हुए लवणीय जल में, ठहरे हुए स्वच्छ जल में, बहते हुए स्वच्छ जल में, या ठहरे हुए लवणीय जल में। जल्दी से आंसर कीजिएगा। यूलोथ्रिक्स इज फाउंड इन, ये भी पैरामेडिकल
में पूछा जा चुका है ये भी प्रश्न, तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। यूलोथ्रिक्स, तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर राइट है। तो बच्चों ये यूलोथ्रिक्स है क्या, तो ये एक प्रकार का जेनस ऑफ फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, यानी एक तरह से बोल सकते हो ये हरित शैवाल है जो कि समुद्री या बहते हुए स्वच्छ पानी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, केरल की पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? हाथियों हेतु, वेलर पक्षियों हेतु, चीतों हेतु या भ्रमणशील पक्षियों हेतु? गणित, ये गणित काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बता दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए केरल में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है बच्चों? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी बोल सकते हो। तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए फेमस है, यही बताना है बच्चों। हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यदि आपका आंसर है देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है, यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है और साथ ही साथ हाथियों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ तो बाघ तो दिया हुआ नहीं है, बाघ नहीं ना दिया हुआ है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है और साथ ही साथ हाथियों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। बाघ के लिए भी फेमस है ये अभ्यारण्य है ना, लेकिन यहाँ पे बाघ नहीं दिया हुआ है और साथ ही साथ हाथियों के लिए भी ये फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक पूछ लेता है, इडुक्की परियोजना ये भारत के किस राज्य में है? पूछ लेगा इडुक्की परियोजना, बता दीजिए। तो इडुक्की परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, इडुक्की परियोजना ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि इलायची की खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? इलायची उत्पादन राज्य भी पूछ लेता है ऐसे करके। इलायची उत्पादन राज्य, इलायची में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सर्वाधिक इलायची उत्पादन वाला राज्य, सबसे ज़्यादा इलायची प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है बच्चों? तो वो भी केरल ही है ना। चलिए बढ़ते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? मसालों का बगीचा जल्दी से बताइए, तो मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, मसालों का बगीचा से किस राज्य को जाना जाता है? केरल को जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, जोक में शरीर भित्ति एवं आहार नाल के मध्य का स्थान भरा होता है, किसके द्वारा भरा होता है? ये रुधिर द्वारा या श्लेष्म कोशिकाओं द्वारा या बॉट्रियोइडल उत्तक के द्वारा या हेरोडिन द्वारा? देखिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या है बच्चों? बॉट्रियोइडल है। लिखिएगा कैसे? BOTRYOIDAL, बॉट्रियोइडल है ना, बॉट्रियोइडल उत्तक है। तो जल्दी से बता दीजिए, जोक में शरीर भित्ति एवं आहार नाल के मध्य का स्थान भरा होता है, किसके द्वारा भरा होता है? वेरी गुड बच्चों, तो ये भरा होता है ऑप्शन नंबर सी यानी बॉट्रियोइडल उत्तक के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन और पूछ लेता है, ये जोक जो है ये किस संघ का जंतु है? बता सकते हो यह किस संघ का जंतु है? किस संघ का जंतु है ये जोक जो देख रहे हो आप लोग, ये किस संघ का जंतु है? तो याद रखना है ये एनेलिडा, ये एनेलिडा संघ का जंतु है। ये एनेलिडा संघ का जंतु है। आप सभी को मालूम भी होगा ये उभयलिंगी होता है और स्वच्छ पानियों में मिलता है ना, और इसका शरीर लंबा चपटा एवं कई खंडों में विभक्त रहता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए कभी कभी जोक तो हो गया, कभी कभी केंचुआ के बारे में भी पूछ लेता है। तो जल्दी से बता दीजिएगा, केंचुआ ये किस संघ का प्राणी है? ये किस संघ का जंतु है? बता दीजिए केंचुआ। तो वेरी गुड बच्चों, केंचुआ किस संघ का प्राणी होता है? तो केंचुआ भी जो है एनेलिडा संघ का प्राणी है, एनेलिडा संघ का जंतु है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिए।
हाँ जी, एक लाइक आप लोग देते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। काफ़ी ज़्यादा खुद में मैं मोटिवेट फील करता हूँ। तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए सभी स्टूडेंट। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, नहीं लग रही हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल दर्शाता है। जब लैंप जलाई जाती है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट होता है। यदि लैंप का प्रतिरोध 40 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है स्टूडेंट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पैरामेडिकल 2020 में भी पूछा जा चुका है आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2014 का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ आंतरिक प्रतिरोध दे देगा, बाहरी प्रतिरोध दे देगा, विद्युत वाहक बल दे देगा, वोल्ट दे देगा, वोल्ट मीटर, यानी ये सब दे देगा। तो एक फॉर्मूला का यूज करना है। क्या फॉर्मूला है? I बराबर कैपिटल E अपॉन में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। I क्या है? करंट है बच्चों। E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल जिसको कहते हैं। ये कैपिटल R जो देख रहे हो ये क्या है? ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाहरी प्रतिरोध है। और ये स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखिए, तो ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ओम्स लॉ से ये I जो है इसको हम लोग V/R लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I जो है हम लोग लिख देंगे V/R और ये फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए, कैपिटल E क्या है? बोला है 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल दर्शाता है। तो ये दे रखा है बच्चों, कितना? आपको 6 दे रखा है। और अपॉन में कैपिटल R कितना है? देखिए, यदि लैंप का प्रतिरोध 40 ओम तो लैंप का जो प्रतिरोध है वही आपका कैपिटल R हो जाएगा। तो ये कितना है? 40 दे रखा है। प्लस में स्मॉल r क्या है? बैटरी का प्रतिरोध होगा, क्योंकि लैंप के अंदर ही ना बैटरी लगाया जाता है। तो ये स्मॉल r से इसको डिनोट किया जाएगा। तो यही निकालना है बच्चों, स्मॉल r ही निकालना है। अब देखिए, V कितना दिया हुआ है आपको? देखिए, V जो है आपको वोल्ट दिया है 4 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे 4 कर दीजिए और अपॉन में कैपिटल R कितना था? ये तो 40 था। तो 4/40 बराबर में 6/40 प्लस R, ये हो गया। अब आइए इसी को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। यानी हम लोगों को ये मिला था 4/40 बराबर में 6/40 प्लस R। तो देखिए, तो इसको काटिएगा तो 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 बराबर में 6/40 प्लस में R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ना दीजिए, तो 10 में 6 से गुना कीजिएगा 60 और ये 40 प्लस R। तो R बराबर कितना आ गया बच्चों? स्मॉल r, यानी बैटरी का प्रतिरोध कितना आ गया? ये 20 ओम आ गया। तो देखिए, ऑप्शन में भी दिया होगा, ये मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो 10, 15, 20, तो क्या है बच्चों आंसर? आंसर जो होगा 20 ओम होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में उनके घनत्व समान होंगे या उनके आयतन समान होंगे या उनके द्रव्यमान समान होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी दो पिंडों का द्रव में पूर्ण रूप से डूबे होने पर वेट तो सेम होगा, तब ऐसे में क्या उनके घनत्व भी समान होंगे, उनके आयतन भी समान होंगे या उनके द्रव्यमान समान होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। तो जल्दी से आंसर कीजिए स्टूडेंट। हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं, देखिए गलत हो गया, सभी बच्चों का गलत है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे? तो आपको याद रखना है, दो पिंडों का द्रव में पूर्ण रूप से डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसी स्थिति में उनका घनत्व और आयतन भी समान होगा। तो लिखना है, ऐसी स्थिति में उनका घनत्व और आयतन, उनका डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों समान होगा, एक नहीं दोनों, ठीक है। हाँ जी, तो दो पिंडों का द्रव में पूर्ण रूप से डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में घनत्व और आयतन
ये भी समान होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक साधारण वायु दाब मापी को झुकाया जाता है तो पारे की लंबवत ऊंचाई गिरेगी, बढ़ेगी, वही रहेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, सभी स्टूडेंट बताएंगे। अगर एक साधारण वायु दाब मापी को झुकाया जाता है तो उसमें जो पारे की जो लंबवत ऊंचाई है वो क्या होगी, गिरेगी, बढ़ेगी, वही रहेगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, वेरी गुड। तो यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो वायु दाब मापी को झुकाने पर पारे की लंबवत ऊंचाई बढ़ जाती है, आपको याद रखना है। बात आया है वायु दाब मापी का, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों पूछ लिया जाता है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस डिवाइस से मेजर किया जाता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। वेरी गुड, किस यंत्र द्वारा, बैरोमीटर द्वारा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए एक प्रश्न और पूछ लेता है दोस्तों कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरेगा तो वो क्या चीज़ दर्शाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरे तो ये क्या चीज़ शो करता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरता है तो ये क्या चीज़ दर्शाता है। तो वेरी गुड, अचानक गिरता है ना ये, तो आंधी या तूफान का संकेत देता है ना, आंधी या फिर तूफान का संकेत देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, 150 किलोग्राम की एक तोप से गोला दागा जाता है। 1 केजी का गोला तोप से 60 मीटर पर सेकंड वेग से निकलता है तो तोप के पीछे हटने का वेग होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे इसको बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी गोला, तोप, ये सब से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो यहाँ रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगता है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यानी जिस क्वेश्चन में गोला, तोप ये सब दिया गया रहे, तो यहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगता है, यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको मालूम होगा तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बराबर में, देखिए ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम, और ये स्मॉल वी है, फिर इसके बाद स्मॉल एम, और फिर इसके बाद स्मॉल यू। अब ये है क्या, तो देखिए एम जो है ना, ये क्या है बच्चों, ये तोप का द्रव्यमान है। तोप का द्रव्यमान है, कितना दे रखा है बच्चों, 150 केजी दे रखा है ना, 150 केजी की एक तोप, तो ये 150 हो जाएगा। गुना में ये वी क्या है बच्चों, ये वी जो है तोप के पीछे हटने का वेग है। स्मॉल वी देख रहे हो, ये तोप के पीछे हटने का वेग है, तो यही निकालना भी है आपको। तोप के पीछे हटने का वेग कितना है, यही निकालना है, तो उसको वी ही रहने देते हैं। और ये स्मॉल एम, ये किसका द्रव्यमान हो सकता है। अब मान लीजिए ये तोप का द्रव्यमान था, तो ये स्मॉल एम किसका होगा भाई, गोली का द्रव्यमान होगा। कितना दे रखा है, बोल रहा है कि 1 केजी का गोला है, 1 केजी का भाई गोली है, तो यहाँ पे 1 कर देना है। ठीक है बच्चों, और फिर गुना में यू क्या है, तो यू है गोली का वेग है। तो देखिए तो गोली का वेग जो है कितना है, बोल रहा है 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलता है, तो ये कितना है आपका 60 मीटर पर सेकेंड है। निकालना दीजिए, देखिए 1 0 से 1 0। ठीक है, तो v बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/15। तो इसको काटिएगा तो ये जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 से जाएगा। आप लोग कीजिएगा, देखिए 15 चौके 60 होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो 6 है, तो एक पॉइंट बैठाइएगा ना, पॉइंट बैठाइएगा तो 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तोप के पीछे हटने का वेग क्या होगा, ऑप्शन बी यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में बच्चों। ये कैपिटल एम देख रहे हो, ये क्या था, ये तोप का द्रव्यमान है। ये वी देख रहे हो आप लोग स्मॉल बी, ये क्या है, तोप के पीछे हटने का वेग है। और बराबर में ये स्मॉल एम क्या था भाई, तोप के अंदर ही ना
आपका गोला या गोली लगता है तो ये स्मॉल m क्या है, गोली का वेग है, गोली का द्रव्यमान है, सॉरी गोले का द्रव्यमान है, और u क्या है, स्मॉल u, तो ये गोले का वेग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध तार है जिसमें प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। सभी 5 प्रतिरोधों तारों को जोड़ने पर न्यूनतम प्रतिरोध जो प्राप्त किया जा सकता है वह होगा, कितना होगा, यही आपको बताना है। तो बच्चों, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तारों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यह आपको याद रखना होगा। क्या? तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपको तारों को समानांतर क्रम में यानी पैरेलल में जोड़ना होगा। तो यहाँ से 1/r बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए एक व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध तार है तो 1/r बराबर में 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि समानांतर क्रम में बोला है ना, तो यही फॉर्मूला होता है। तो 1/r बराबर में 1/r1 प्लस 1/r3 प्लस में r3 हो जाएगा, प्लस में 1/r4 और फिर प्लस में 1/r5, ये कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बोला है जिसमें प्रत्येक का मान क्या था बच्चों, 1/5 ओम था, 1/5 ओम है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, R1 की जगह भी आपको 1/5 करना होगा, फिर प्लस में 1/R2 की जगह क्या कीजिएगा, 1/5 ही कीजिएगा क्योंकि प्रत्येक का बोला है। फिर प्लस में 1/R3 का भी क्या कीजिएगा, 1/5 ही कीजिएगा, यानी सब में इसी तरह कर ना दीजिए R5 तक। ठीक है, तो अब देखिए ये 5 तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1 में भाग दीजिएगा 1/5 से, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 + 5 + 5 + 5 और प्लस में 5, तो कितना आ गया बच्चों, तो 1/r कितना आया है, 1/r आया है बच्चों। अभी कितना आया है, ये आपका आ गया 5, 10, 15, 20, 25 आया है। तो हमको r ना निकालना है, ये तो 1/r निकला है आपका, क्या 25 निकला है। 1/r कितना आया है आपका, 25 ओम आया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको r चाहिए, तो पलट दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 25/1 कर सकते हैं, यानी 1/r का वैल्यू कितना है, 25/1 आया है, लेकिन हमको r ना चाहिए, केवल r चाहिए। तो r चाहिए तो इसको पलट दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1/25 ओम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आप और भी ऐसी क्लास चाहते हैं तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा।